हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन जो आपका ME 207 है इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सेकंड चैप्टर आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या होता है, तो जैसा कि अपन जानते हैं आपकी जो भी जहाँ पे लाइट बनती है वो आपके स्टेशन होते हैं या थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वो आपके शहरों से बहुत दूर होते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिससे आपके कुछ हानि हो, जन हानि हो, इसलिए उनको अपन शहर से दूर कर सकते हैं। अब शहर से उनको पावर स्टेशन से शहर तक भेजते हैं या जहाँ पे इनका यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे भेजने के लिए अपन इनके वायर काम मिलते हैं। तो वायर पे अपन लाइट जब हाई वोल्टेज का सप्लाई वोल्टेज भेजते हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो अपन को जो रिक्वायरमेंट वायर की होती है उसका अनुप्रस्थ जो कार्य क्षेत्र होता है वो उसके कम की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अपन बोलते हैं अपन को यदि हाई वोल्टेज का अपन सप्लाई करेंगे तो जो आपके वायर रिक्वायरमेंट होंगे या वायर का जो मोटाई होगी वो आपकी कम की आवश्यकता होगी। और हाई वोल्टेज पे जो हानियाँ होती हैं वो भी आपकी कम होती हैं। इसलिए जब जो पावर स्टेशन से लाइट भेजी जाती है तो आपके हाई वोल्टेज पे भेजी जाती है। अब उसको जो अपन कंजम्पशन करते हैं घरों में, डोमेस्टिक में, वहाँ पे आपके वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है वो आपका बहुत कम होता है। जैसे कि जहाँ पे लाइट भेजी जाती है वो 11,000 वोल्टेज पे भेजी जाती है, जबकि अपन को वोल्टेज चाहिए 220 घरों में। तो उस जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, तो ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज इन द पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए अपन का काम लेते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस होती है। स्टैटिक का मतलब वो आपकी एक जगह स्टैटिक रहेगी, उसमें कोई आपका एक्टिविटी नहीं रहेगी। which helps in the transformation of electrical power in one circuit to electric power to the same frequency in another circuit। आपकी इसमें जो भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पावर होती है, वो ट्रांसफॉर्म होगी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। जो भी चेंज होगा वो वोल्टेज या करंट में होगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपको बात का ध्यान रखना है। कोई भी आपकी ट्रांसफॉर्मर होता है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा सेम रहती है। जो भी चेंज होगा वो पावर में हो चेंज होगा। ठीक है, तो आपका एक सर्किट में पावर भी आपकी सेम रहेगी, जो भी चेंजेज होगा वो आपका वोल्टेज में होगा। वोल्टेज कैन बी रेज और लाउड, वोल्टेज को अपन बढ़ा भी सकते हैं और लोअर भी कह सकते हैं। उसी के अनुसार जैसे बढ़ा रहे हैं उसी के अनुसार प्रोपोर्शनल में आपको करंट को इंक्रीज और डिक्रीज भी करना पड़ेगा। यदि अपन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शनल में करंट को डाउन करना पड़ेगा, और ऐसे ही अपन वोल्टेज कम कर रहे हैं तो आपको करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी जो भी आपकी पावर रहेगी, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, वो हमेशा सेम रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी चेंज होगा यहाँ पे वो होगा ओनली वोल्टेज का या करंट का। इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी आपका सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। अभी मैंने बताया जो भी आपकी एनर्जी जनरेटेड होती है
या ट्रांसमिटेड होती है वो हाई वोल्टेज पे होती है, उसको द वोल्टेज देन रिड्यूस टू ए लोअर वैल्यू टू डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, दिस इज यूज डन बाय ए ट्रांसफॉर्मर। ये आपका एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक आपका जनरेशन स्टेशन है जहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटेड होता है, ठीक है। देन इसको डिस्ट्रीब्यूशन आपके सब स्टेशन बने होते हैं, वहाँ पे इसको इतने वोल्टेज से 13.5 किलोवाट से 6.6 किलोवाट में डाउन किया जाता है। तो जनरेशन पे क्या किया जाता है, पहले वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, यहाँ पे क्या होता है 33 वोल्टेज का है, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस वोल्टेज को आपके 13.5 वोल्टेज से 16.5 किलो वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो भी आपके यहाँ पे सब स्टेशन लगे होते हैं उनसे आपके जो कंज्यूमर होता है उसमें आपको 415 वोल्टेज तक कन्वर्ट किया जाता है। तो 6.6 किलो वोल्ट से 415 तक वोल्टेज दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, वोल्टेज लेवल को चेंज करता है, उसी के अनुसार आपका करंट का लेवल भी आपका चेंज होता रहता है। तो जिस हिसाब से आप वोल्टेज बढ़ाते हैं उसी हिसाब से आपको करंट को डिक्रीज करना पड़ता है। तो ये आपका एक एग्जांपल बताया हुआ है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि दो सर्किट होते हैं, दो सर्किट के बीच में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो उसके एक टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट होता है और ये इसके लिए क्या होता है, उनके बीच में एक कॉमन मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैं अपन ने पहले पढ़ा था, जैसे आपकी कोई कोयल है, एक कोयल होती है, इसमें से अपन ने करंट फ्लो करवाते हैं, आई करंट फ्लो करवाते हैं, तो इसके अक्रॉस आपका एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को अपन में दूसरा कोई कोयल रखते हैं, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। यदि जो आपकी फर्स्ट जो कोयल है इसकी में करंट फ्लो करवा रहे हैं और दूसरे में वोल्टेज जनरेट होता है तो इसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यदि इसी जो फर्स्ट कोयल है इसी में करंट फ्लो करवा रहे हैं, इसी में आपका ईएमएफ जनरेट होता है तो इसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो आपका ट्रांसफार्मर में जो कंसेप्ट काम में लिया जाता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस काम में लिया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी टू कोइल्स होती हैं डेट आर इलेक्ट्रिकली सेपरेट, जो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगी बट आर मैग्नेटिकली लिंकेड थ्रू ए पाथ ऑफ रिलक्टेंस। इसके बीच में आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से आपका ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कैसे कनेक्टेड रहती हैं वो अपन इसके मैग्नेटिक फील्ड के उसमें पढ़ेंगे। जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है उससे अपन पावर सप्लाई देते हैं। तो जो आपकी दो कोयल है जिनसे अपन को, ये आपकी पावर सप्लाई है, इनके बीच में कपलिंग है तो यहाँ पे दो लाइन बना देते हैं। जहाँ पे अपन पावर सप्लाई देते हैं उसको अपन प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। तो जो आपकी पावर सप्लाई से जहाँ कनेक्ट करते हैं उसको अपन P से दर्शाते हैं, ठीक है। और जिससे अपन को एनर्जी आउट लेते हैं उसको अपन ऐसे दर्शाते हैं सेकेंडरी। तो ये क्या आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। जब
प्राइमरी वाइंडिंग में अपन सप्लाई देंगे तो आपका उसमें से बहने वाली आपकी धारा होगी वो चेंज होती है, तो उससे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। ये देखिए आपकी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको अपन ने एक लेमिनेटेड कोर होता है, यानी जो भी आपकी ये प्लेट लगी होती हैं ये आपकी एक पतली पतली आपकी प्लेट की फॉर्म होती हैं, जिनको अपन क्या करते हैं एक दूसरे से आइसोलेटेड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बीच में एक फ्लक्स कॉमनली एग्जिस्ट करेगा। जैसे अपन इसमें प्राइमरी में करंट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड से ये फ्लक्स होगा वो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्टेड होगा। जो भी आपका फ्लक्स चेंजिंग होगा वो सारा का सारा सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके पार होगा। इसमें से कुछ लॉस हो जाता है जिसको अपन फ्लक्स लॉसेस भी बोलते हैं, वो आपको इसमें अपन ट्रांसफॉर्मर लॉसेस में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से रिलेटेड होगा, और जैसे ही आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज होगा तो इसके एक्रॉस आपके एक वोल्टेज जनरेट होता है, और इसी की वजह से आपको आउटपुट में एक वोल्टेज जनरेटर करेगा, और इसको अपन सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। और ये वोल्टेज जनरेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग जनरेट होता है, फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि फेराडे लॉ क्या बोलता है, कोई भी आपकी कोयल है उसमें से यदि कोई आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसके ऊपर एक ईएमएफ इंडक्स जनरेट होगा, और भी फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि उसमें अपन एसी करंट दे रहे हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी करंट चेंज होगी, करंट चेंज होगी तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स चेंज होगा। प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्टेड रहेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लक्स जनरेट होगा, इसलिए आपका वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। वोल्टेज चेंज बट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम विल बी सेम। आपका वोल्टेज चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू वाइंडिंग्स। इसमें आपकी जो भी दो वाइंडिंग है वो हमेशा एक दूसरे से सेपरेट रहेंगी, उनके बीच में कोई आपकी कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी। जो बीच में आपका पार्ट होता है उसको अपन कोर बोलते हैं, और वो लेमिनेटेड आर जॉइन इन स्ट्रिप्स के फॉर्म में ये जनरेट होती है बिटवीन द नैरो गैप बिटवीन थ्रू द क्रॉस सेक्शन। जो भी आपकी स्ट्रिप्स हैं उनके बीच में अपन गैप रख सकते हैं, उससे क्या होगा आपका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो आपका कनेक्टेड रहेगा। अब जो ईएमएफ होगा उसका मान क्या होगा, उसका फॉर्मूला अपन इस से दे जाएगा जो आपका फेराडे लॉ बोलता है, एम डी आई अपॉन डी टी। और एम क्या है यहाँ पे, जो अभी आपकी कोयल्स है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी आई अपॉन डी टी ये आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें करंट बदलने की दर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें ईएमएफ जनरेट होगा। यदि अपन सेकेंडरी कोइल्स को क्लोज कर देते हैं तो उसमें से एक करंट फ्लो होगी, और दिस एनर्जी इज ट्रांसफर मैग्नेटिकली फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंडरी कोइल। ठीक है, ओपन रहेंगे तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यदि क्लोज करेंगे तो उसमें से करंट फ्लो स्टार्ट कर देगी। अब जो भी अपन प्राइमरी से अपन एनर्जी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके यदि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है तो उसको अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्म कब होगा या आउटपुट वोल्टेज कब होगा, जब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा हो। जो आपकी
टर्न्स यानी कुंडलों की संख्या है वो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग में कुंडलों की संख्या कितनी है N1 और आपकी सेकेंडरी में कितनी है N2। यदि आपकी सेकेंडरी कोयल में N2 ज़्यादा है किससे प्राइमरी से तो उसको अपन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका हाई वोल्टेज, जो भी आपका वोल्टेज है वो आपका बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसमें आपकी करंट होती है वो आपको लो मिलेगी। इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका इनपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। टर्न्स है तो आपका ये आपको हाई वोल्टेज में मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है ये क्या करेगा आपको जो वोल्टेज है वो आपको कम करके देगा। तो आपका इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम है, लेकिन करंट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसके लिए कंडीशन ये होती है कि आपकी जो सेकेंडरी कोइल्स होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कम होनी चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग से। देन क्या आपका ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पे वर्क करेगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आपका जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। और फ्लक्स कब काम करता है? जब आपके उस कुंडली में जो भी बहने वाली धारा होती है वो आपकी चेंज होती है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर को कभी भी डीसी पे काम नहीं करता है। डज नॉट टेक प्लेस डायरेक्ट करंट। जैसे आपके डीसी करंट भेजोगे तो वहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस इन को नॉट अल्टरनिंग, कोई आपका चेंज नहीं होगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। नो चेंज इन फ्लक्स विद सेकेंडरी वाइंडिंग द इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपका सेकेंडरी में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। यदि अपन डीसी सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में तो ये अचानक क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मर सेचुरेशन हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर सेचुरेशन होगा तो आपका क्या हो जाएगी, एक एक्सेसली करंट ड्रॉ होगी। इसकी वजह से आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उनके जलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए कभी भी उसमें डीसी को अवॉइड करना चाहिए ट्रांसफॉर्मर में। इस तरीके से अपन ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, विकल्प पढ़ा। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे आपके, और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।